हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। तो आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सत्ता के समकालीन केंद्र। देखो, क्लास 12 का आपका समकालीन विश्व राजनीति चल रहा है। 11 और 12 का क्लास हम कर रहे हैं पॉलिटी का, एनसीईआरटी, ताकि आप लक्ष्मीकांत और इस तरह की स्टैंडर्ड बुक और बाकी कॉन्सेप्ट्स को बड़ी आसानी से समझ सके और आपका बेसिक भी जो है वह स्किप ना हो। बेसिक की जरूरत तो बहुत ज्यादा होती है ना। अगर आप यूपीएससी मेंस 2023 देखेंगे तब उसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट और जो टैगलाइंस है वो आपको एनसीईआरटीज की मिल जाएंगी। तो आज जो हम बात करेंगे सत्ता के समकालीन केंद्र, देखो जो न्यू रिवाइज एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 2 है। जो बच्चे पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं वहां पे चैप्टर नंबर 3 है। देखो, शुरुआत इस क्लास की हुई थी समकालीन विश्व राजनीति के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है एरा ऑफ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का जो समय था। शीत युद्ध मतलब हमने देखा था कि यूएसएसआर और सोवियत संघ, और जिसमें 12 के आसपास गणराज्य शामिल थे, और अमेरिका प्रभुत्व वाले देश, किस तरीके से पूरा विश्व जो है वह दो गुटों में बंट रहा था। भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति उस वक्त पालन किया था। शीत युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि उस युद्ध की प्रवृत्ति, उसकी तासीर जो है वह ठंडी रही। कई मोर्चों पर सेनाएं आमने सामने खड़ी रही, बट पता था कि अगर हमने हमला किया तो सामने वाला, अगर हमने परमाणु हथियार भी सामने वाले के नष्ट कर दिए तब भी उसके पास उतने शेष रह जाएंगे कि वो हमें नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, और इसलिए लड़ा नहीं कोई, है ना। सो यहां पर सेकंड हमने देखा कि शीत युद्ध के बाद जब दो ध्रुवीय व्यवस्था का अंत हुआ 1991 में, कुछ कारणवश, बहुत सारे रीजंस थे कि यूएसएसआर जो है उसका विघटन हुआ। अब पूरे विश्व के सामने ये प्रश्न था कि क्या अब जो व्यवस्था है वह बहुध्रुवीय बनेगी, मतलब बहुत सारे देश जो है वह शक्ति का, सत्ता का केंद्र बनेंगे, या फिर अमेरिका के वर्चस्व में आ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर अमेरिका का वर्चस्व था, बट इसमें अब है नहीं। अब सीधा हम सत्ता के बाकी समकालीन जो केंद्र है इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। सो देखो, यही हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 2, सत्ता के समकालीन केंद्र। सत्ता के समकालीन केंद्र, पहले थोड़ी सी इसकी मैं आपको भूमिका बता देती हूं, ठीक है। इसकी भूमिका ये रहेगी कि आखिर किस तरीके से यूएसएसआर के विघटन के बाद जब एक प्रश्न पैदा हो गया कि अब पूरा जो विश्व है उसमें शक्ति केंद्र क्या होगा, शक्ति संतुलन क्या होगा, ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसी कौन सी देश या महाशक्ति होगी जो कि विश्व की राजनीतिक, आर्थिक और जो भी बाकी सामरिक घटनाएं थी उनको प्रभावित करने में सक्षम हो। ज्यादातर लोगों का मानना था, ज्यादातर एक जो व्यवस्था है, अब जैसे दो लोग लड़ रहे हैं या दो प्रतिद्वंदी हैं, एक चला गया दूसरे का राज हो गया, अपने आप हो गया, क्योंकि अब वह कंपटीटर नहीं रहा। सेम यही हुआ, तो अमेरिका का वर्चस्व बना। लेकिन अब अमेरिका का केवल वर्चस्व नहीं था, अमेरिका का वर्चस्व बस नहीं था। अमेरिका के हम देखेंगे कि साथ साथ कुछ ऐसे केंद्र, जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने आसियान संगठन बना लिया, ठीक है। यूरोपीय यूनियन, कुछ देशों ने मिलकर यूरोपीय यूनियन जो व्यवस्था है उसको बनाया, वहाँ पे एक व्यवस्थाएं चल रही थी। तो इस तरीके से क्या हुआ, सामूहिक रूप से जब जुड़ गए, इनकी शक्ति बढ़ी, आपस में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कई तरह के समझौते हुए, एक जो पावर थी वह हाथ में आई। तो केवल अमेरिका का वर्चस्व नहीं था, है ना। तो ये समकालीन केंद्र में हम पढ़ेंगे। लेकिन देखो, उसके पहले 2016 का एक क्वेश्चन बताती हूँ जो कि इस बुक से आप बहुत आसानी से हल कर सकते थे। हाँ, आपको करंट अफेयर की इसमें जरूरत जरूर थी। क्वेश्चन इज कि शीत युद्धोत्तर, मतलब शीत युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में भारत की पूर्वोन्मुखी दैट मीन्स आपने लुक ईस्ट पॉलिसी सुनी, पूर्व की तरफ देखो। इसके बाद आपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी सुनी होगी कि आप केवल पूर्व की तरफ देखो भी नहीं, कुछ एक्ट भी करो, है ना। तो यहां पर भारत की ये जो पूर्वोन्मुखी नीति है, इसके आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्यांकन कीजिए। देखो, आईआर के क्वेश्चंस टफ नहीं है, स्पेशली जब वह बैकग्राउंड को पकड़ते हुए आए तब वो बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस आपने ठीक तरीके से एनसीईआरटीज को पढ़ा हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप बहुत आसानी से
क्वेश्चन को हल करने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट समझना कि किस संबंध में पूछा गया है, क्या इसका आंसर होगा, बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पर अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है कि क्या शीत युद्ध के बाद का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य था और किस तरीके से भारत की ये नीति बेसिकली क्या थी, क्या इसका मूल्यांकन है, पॉजिटिव नेगेटिव बता दो, चैलेंजेस बता दो, ओवरकम कैसे होंगे वह बता दो, तो क्या ये पॉलिसी थी। जैसे कि हम देखेंगे कि अगर हम दक्षिण एशिया के कुछ देशों की बात करें, ठीक है, दक्षिण एशिया के अगर हम देशों की बात करें, दक्षिण पूर्व एशिया, प्रशांत महासागर के आसपास के देश, तो ये जो देश जो कि भारत के, अगर हम सेवन सिस्टर्स की बात करें, यहाँ से कनेक्टिविटी थी काफ़ी देशों की, इन देशों के साथ संबंध, इन देशों के साथ एक संपर्क स्थापित करना, ठीक है। हम बहुत, देखो आर्थिक होगा, किस तरीके के व्यापारिक, देखो या तो आप व्यापार करोगे, आर्थिक में आ गया, या तो आप किसी तरह से कोई और ऐसा समझौता कर रहे हो जो कि राजनीतिक रूप से हो गया, या तो अगर आप कोई और ऐसा कर रहे हो कि कल्चर उसमें समझ में आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई और देश है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कुछ ऐसे देश है जहाँ पर जैसे कि रामायण, आप जो रामायण के अंश देखते हैं वही कुछ अंश और वही कुछ तरीके वहाँ पे भी अपनाए जाते हैं, उसी तरीके से वहाँ भी, तब आप क्या समझते हैं कि शायद ऐसा तो नहीं कि हमारी मान्यताएं एक जैसी, तब हम उस आधार पर कुछ समझौते कर लेते हैं जिसको हम सांस्कृतिक समझौते भी कहते हैं। तो ये सारे जो समझौते हैं ये इन सभी देशों से करना। हाल ही में देखो न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहा कि जो सिंगापुर है वह एक काफ़ी हमारा बड़ा भागीदार है ना। लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत सिंगापुर एक बड़ा हमारा व्यापारिक साझेदार है। इसके अलावा लेटेस्ट अगर आप देखेंगे तो हाल के वर्षों में हम किसी भी देश से समझौता करें तो हम हरित ऊर्जा की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या क्या होगा, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हम पर्यावरण की बात करेंगे, हरित ऊर्जा की बात करेंगे, पर्यावरण की बात करेंगे, क्योंकि जब विश्व जो है वह डिजिटल हो रहा है तब हम डिजिटल होने की बात करेंगे, डिजिटल संपर्क होगा, डिजिटल समझौते होंगे, ठीक है। इसके अलावा हम हरित ऊर्जा हो गई, है ना, आप और भी कई तरीके से जो लेटेस्ट आपको लग रहा है कि हाँ आतंकवाद पर है ना, सभी देश जो है वे मिलकर नीतियां बनाएं। तो इस तरीके के कई समझौते जो आज आप प्रॉब्लम्स देखते हुए लगभग हम सभी देशों के साथ करते हैं। तकनीक और प्रौद्योगिकी को लेकर समझौता, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि किस तरीके से आपको बस ये बताना है इसका मूल्यांकन में आप कुछ बातें लिखेंगे कि क्या इसके अंतर्गत का प्रावधान है, क्या क्या हमने तय किए गए हैं, और कुछ आपको जो है वह चैलेंजेस बताना है। मूल्यांकन तो ऐसे ही होता है कि आप उसमें चैलेंजेस भी बताएंगे, फिर आप उसमें आगे की राह या सुझाव से अपनी बात खत्म करते हैं, पॉजिटिव कुछ लिख के अपनी बात खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये मेंस 2016 का क्वेश्चन है। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन जो कि ये बताएगा कि हम कैसे कोल्ड वॉर से इसमें आ गए। शीत युद्ध हुआ है ना, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध में क्या हुआ था, दुनिया जो है वह दो खेमों में बट गई थी। दो खेमों में दुनिया जो है वह बट गई थी। एक खेमा जो है वह सोवियत संघ का था, एक खेमा जो है वह किसका था, सोवियत संघ का, जिसे यूएसएसआर कहा जाता है, और दूसरा जो है वह अमेरिका खेमा था। अब देखो बच्चों, सोवियत की अगर हम बात करेंगे, सोवियत की नीति समाजवादी साम्यवादी थी, मतलब ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं उस पर नियंत्रण समाज का, निजी व्यवस्था का पूर्णतः एक तरह से विरोध किया गया था। अमेरिका की बात करेंगे तो यहां पर जो प्रणाली अपनाई थी कैपिटलिस्ट थी, पूंजीवादी थी, ठीक है, पूंजीवादी पद्धति थी। और ऐसे में पूरे विश्व को प्रभावित किया कि ठीक है कौन किसकी तरफ जाता है, किस विचारधारा को मानता है। अब यूएसएसआर का विघटन हमने चैप्टर में देखा लास्ट कि 1991 में इसका विघटन हो गया। इसके कुछ कारण थे कि लोगों को साम्यवादी व्यवस्था से बेहतर पूंजीवाद लग रहा था, और कुछ लोगों की भूमिका भी थी, जैसे कि हमने जब गोर्बाचेव की बात की थी कि जो कि यूएसएसआर के महासचिव बने, तो उन्होंने एक सपना दिखा दिया। यूएसएसआर में रूस के अलावा हम देखेंगे लगभग 12 गणराज्य थे, रूस का प्रभुत्व था, पर रूस के प्रभुत्व और डोमिनेंस के कारण कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी। बाकी लोग नाखुश थे। जैसे ही गोर्बाचेव आते और थोड़े से आर्थिक सुधार की बात करते, कहते हैं हमें क्यों लड़ना है, क्यों ना अमेरिका के साथ संबंधों को अच्छा किया जाए, यहां तक बात हो गई, ठीक है। तो 1991 के आसपास हम देखेंगे जो विघटन है वह हो गया।
अब विघटन के बाद एक प्रश्न चिन्ह पैदा हो गया। आफ्टर विघटन यूएसएसआर नहीं रहा, यूएसएसआर दफन हो गया, सोवियत संघ दफन हो गया, केवल अमेरिका बचा। और अगर अमेरिका बचा तो जो प्रश्न आया कि जो विश्व व्यवस्था है, विश्व व्यवस्था क्या एक ध्रुवीय बनेगी, और एक ध्रुवीय का मतलब है अमेरिका, या फिर बहुध्रुवीय बनेगी। भारत और रूस की हम बात करेंगे, वह इस मामले में एक जैसा सोचते थे कि वह जो व्यवस्था है वह बहुध्रुवीय होनी चाहिए, मल्टीपोलरिटी, ताकि किसी एक देश का प्रभुत्व और दबदबा ऐसा ना हो कि वह इतना आतताई हो जाए कि अपने हिसाब से सभी की नीतियां बदलने लग जाए या फिर चेंज करने लग जाए, या उसको इतना ज्यादा लाभ हो कि बाकी सब जो है वह हानि में आ जाए। तो यहां पर हम देखेंगे कि बहुध्रुवीय या एक ध्रुवीय व्यवस्था। लेकिन कोई माने ना माने, अब अमेरिका का वर्चस्व को इसलिए ना रोक सका क्योंकि तात्कालिक तौर पर यही दिखाई दिया कि अमेरिका का तो विघटन नहीं हुआ। तो देखो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो वर्चस्व है वह स्थापित हो गया। अमेरिका का वर्चस्व जो स्थापित हुआ उसके पीछे कुछ रीजंस थे, उसके पीछे कुछ कारण थे। उन कारणों में भूमिका रही वहां के राष्ट्रपति और उनके स्ट्रॉन्ग डिसीजंस की। वर्चस्व का मतलब होगा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव, है ना। जैसे कि आप किसी के प्रभाव में आ गए, किसी ने अच्छी बातें की, आप उसके प्रभाव में आ गए, ठीक है, और आपने उसके हिसाब से जो चेंजेस है वह अपने स्टडी टाइम टेबल में कर लिए कि अरे वो तो इतना पढ़ा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव मतलब अब अमेरिका का वर्चस्व इतना था कि बाकी देश ये सोचते थे कि वह हमसे कई तुलना में बहुत बेहतर है। और इसका एक एग्जाम्पल मिलता है इराक और कुवैत युद्ध में। देखो इसका एग्जाम्पल कि आखिर वर्चस्व स्थापित हुआ कैसे। तो एक तो रीजन यही था कि यूएसएसआर का विघटन हो गया, अब भी अमेरिका जो है वह साथ था। तो यहां पर कुछ रीजन था जिसमें इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया, इराक ने कुवैत पर हमला किया, इस पे कब्जा किया। अब जब ऐसा हुआ तो देखो अमेरिका सक्षम था, अमेरिका क्या था, सक्षम था। और ऐसे में एक व्यवस्था जो है वह बड़ी नाटकीय ढंग से बदली और सब देशों ने ईरान को, जब हम इराक की बात करेंगे तो इसको समझाया नहीं बल्कि अब क्या किया। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे इस वक्त जॉर्ज बुश। अगर हम अमेरिका की बात करें, ठीक है, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे, जॉर्ज बुश। इन्होंने एक बड़ा ही टफ डिसीजन लिया इराक को सबक सिखाने का, और इराक के खिलाफ लगभग 6.5 लाख के आसपास जो सैनिक है वह भेजे। तो इराक पर हम देखेंगे लगभग 6.5 लाख यूरोपीय यूनियन के कुछ देशों ने, और अमेरिका ने लगभग 6.5 लाख सैनिकों की जो फौज है उसको इराक पर हमले के लिए और सबक सिखाने के लिए भेजा। अब इराक के विरुद्ध जो मोर्चा खुला उसको प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। खाड़ी देश है ना, किन्हें कहा जाता है, खाड़ी देश। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो युद्ध हुआ उसे कहा जाता है प्रथम खाड़ी युद्ध, और इसी के बाद तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता था, ठीक है। इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया गया। ये जो अभियान चलाया इराक के खिलाफ, ऑपरेशन, हिंदी में लिख लीजिए लेकिन वही रहेगा, ऑपरेशन ही लिखना पड़ेगा, डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक है। ये जो है सैन्य अभियान का नाम था। ये सैन्य अभियान चलाया गया।
अब देखो, जो प्रथम खाड़ी युद्ध था, इससे एक बात बहुत साफ जाहिर हो गई थी सभी देशों को, और ये बात ये थी प्रथम खाड़ी युद्ध से, इस 6.5 लाख सैनिकों में से जानते हो अमेरिका की फौज कितनी थी? लगभग 75%। अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से जो हथियार, जो बम, जिन सब चीजों का यूज किया गया, कंप्यूटर बम, है ना, इस तरह से जिन चीजों का यूज किया गया, लोगों ने सुने भी नहीं थे कि यार कितनी प्रौद्योगिकी इनने विकास कर लिया। और इसी वजह से जो प्रथम खाड़ी युद्ध था, उसके बाद अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ गया, और यह भी पता चल गया था कि अमेरिका के पास हमसे कहीं ज्यादा सेनाएं हैं, और तकनीक, प्रौद्योगिकी और आधुनिक बम, आधुनिक बंदूकों के साथ वह तैयार है, लैस है। ऐसे में क्या होगा, कहीं ना कहीं लोग उससे डरने लगेंगे, और हुआ भी वही। तो प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद क्या हुआ कि अमेरिका की जो सैन्य क्षमता है वो जाहिर हो गई। तो वर्चस्व में क्या आ गया? राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य प्रभाव सबसे पहले रखो। सैन्य प्रभाव यहां पे सबसे पहले रहेगा, क्योंकि प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद बाकी देशों ने सैन्य क्षमता को जांच लिया था कि अमेरिका हमसे बहुत आगे है और हम उससे काफी पीछे है। ठीक है, सो यहां पर सैन्य, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक रुतबा और सांस्कृतिक जो बढ़त है, ये अमेरिका को कहीं ना कहीं मिल चुकी थी। सब इसके वर्चस्व को स्वीकार करने लगे थे, और इस तरीके से अमेरिका का वर्चस्व कहीं ना कहीं हो गया था। अब जो नेक्स्ट ये चैप्टर है, ये बताता है कि अमेरिका के इस वर्चस्व से निपटने के लिए और एक व्यवस्था बनी। अमेरिका के इस वर्चस्व से निपटने के लिए, देखो ये एक क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग जाता है कि कैसे आपको आंसर करना है। क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो नई विश्व व्यवस्था अस्तित्व में आई, उसकी आपको व्याख्या करनी है, और क्या संघ के, यूएसएसआर के विघटन स्वरूप दुनिया जो है एक ध्रुवीय बन गई, इसको भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको एक फॉर्मेटिंग टाइप है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। चलिए, तो सत्ता के समकालीन केंद्र ये बताते हैं कि 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति दो ध्रुवीय व्यवस्था में टूटने के कारण यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित कर देंगे। कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को क्या कर देंगे? सीमित कर देंगे। और ऐसे में दो संगठन, यूरोपीय संघ और आसियान। यूरोपीय संघ, आई थिंक इस बार एससीओ से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो देखो, यूरोपीय संघ और आसियान की जो शक्ति का उदय हुआ, इनमें जो देश जो है आपस में संगठन बनाया, आपस में जो उनके व्यापारिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समझौते हुए, उनके जो हित एक हुए, इससे अमेरिका का कुछ हद तक जो प्रभुत्व है वह क्या हो गया? कम हो गया, है ना। तो हम बस इन्हीं चीजों की बात करेंगे इस चैप्टर में, सत्ता के समकालीन केंद्र। सो इसमें 4 पॉइंट हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट होगा आपका यूरोपीय संघ, फर्स्ट हमारा होगा यूरोपीय यूनियन, ईयू शॉर्ट में क्या देते हैं, यूरोपीय संघ। अब ये बना कैसे, क्यों बना? देखो, किसी भी आप जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय इस तरह से कोई भी संगठन, संधि, समझौता, तब आप ये जरूर जानो कब स्थापना हुई, क्यों स्थापना हुई, भारत इसका मेंबर है या नहीं, और इसके लिए क्या प्रभाव है, क्या चैलेंजेस है। ठीक है, सो यूरोपीय संघ। इसके बाद देखो, सेकंड हम देखेंगे आसियान। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। तीसरा, चाइना के बारे में हमें पढ़ना है। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, और लास्ट हम इसमें देखेंगे भारत और चीन के संबंध। लास्ट हम इसमें देखेंगे भारत व
चीन के संबंध। ठीक है, देखो तो यहां पर शुरुआत हम करेंगे यूरोपीय यूनियन से, जानेंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई, कब शुरू हुआ, किन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ा, कौन कौन इसके देश जो है वह सदस्य हैं। इसके अलावा आपका होमवर्क होगा इन सभी का करंट अफेयर करना। बेसिक हमें चाहिए होता है, बिकॉज ऑफ आंसर राइटिंग के लिए बहुत रिक्वायरमेंट होती है बच्चों कि आप यूरोपीय यूनियन का एक जो बैकग्राउंड है उसको समझे। ठीक है, बट देखो कि करंट अफेयर सभी में मिक्स करना है, तभी अब जैसे पूछ लिया कोल्ड वॉर के समय के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पूछ लिया उस वक्त की परिस्थिति में, और यहाँ पर लुक ईस्ट जो पॉलिसी है वहां से क्वेश्चन आ गया, तो दोनों को मर्ज करके। तो आपको ये तो जानना है यूरोपीय संघ जो है इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या इतिहास है, और यहाँ पर साथ में आपको करंट अफेयर करना है। पीवाईक्यूज में आपको बता देती हूँ कि यूरोपीय यूनियन की बात करेंगे तो हाल के वर्षों में काफी क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आए, मेंस में भी आए। अगर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाने का जो तरीका है, सदस्य देशों के बारे में क्वेश्चन आते, जैसे कि क्वाड का पूछ लिया, G20 का पूछ लिया, बिम्स्टेक का पूछ लिया। सेकंड हम बात करेंगे आसियान की, और यहां पर हम देखेंगे कि दक्षिण पूर्व एशियाई जो है राष्ट्र जो है उन्होंने संगठन क्यों बनाया, किन आधारों पर बनाया, इन सभी का करंट आपको देखना है। कि समटाइम क्या होता है कि यूरोपीय संघ की बात करेंगे, इसने आगे जाके कुछ और समझौते कर लिए। ठीक है, कुछ जैसे कि हम मुक्त व्यापार समझौता की बात करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA काफी प्रचलन में रहा, और आसियान के सदस्य देशों के द्वारा आपस में निवेश, व्यापार, इन सबको बढ़ावा देने के लिए एक मुक्त व्यापार के हम फालतू का टैक्स नहीं लगाएंगे, निवेश को बढ़ावा देंगे, तभी हो सकता है। तो यूपीएससी ने वहां से क्वेश्चन पीटी में भी पूछा, मेंस में पूछा, और FTA से क्वेश्चन इस संबंध में पूछा कि भारत का FTA किन किन देशों के साथ है, और यह भी पूछा कि अगर हम आसियान कंट्रीज की बात करें तो उन्होंने किन किन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है किया हुआ है। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के पहले चले जाओ, अंग्रेज जब आए थे उसके पहले हम देखेंगे कि चीन और भारत जो है समृद्ध थे। चीन में कई वंशों का शासन जो है वह रहा। ठीक है, तो चीन और भारत ऐसे थे कि कोई किसी पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर रहा था। चीन का अपना अलग चल रहा था, भारत का अपना अलग चल रहा था। लेकिन समय के साथ साथ चीन किस तरह से, जब देश आजाद हुआ और बाउंड्री डिस्प्यूट शुरू हुआ, चीन की बात करें, अरुणाचल प्रदेश के नेफा की बात करें, ये सारी चीजें हमने स्वतंत्रता के बाद भारत की जो राजनीति रही उसमें पढ़ा है ना, कि चीन के साथ संबंध। तो यहाँ पर भारत चीन के जो संबंध हैं आप उससे भी कवर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस चैप्टर में हम इतनी बातों की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यूरोपीय यूनियन मतलब क्या? यूरोपीय संघ का मतलब क्या? फेडरेशन का मतलब क्या है? अच्छा ये बताओ कि जब आप फेडरेशन यूनियन की हम बात करते हैं, यूरोपीय यूनियन, ठीक है, यूनियन या संघ मतलब क्या? कि संघ से आपको समझ में आ रहा है कि एक से ज्यादा जो राज्य है वह आपस में संबंधित है, आपस में जुड़े हुए हैं, एक यूनियन बनाया हुआ है। यूनियन बेसिकली इंसान क्यों बनाता है? यूनियन सदस्य राष्ट्रों के द्वारा अगर बनाया जा रहा है तो क्यों बनाया जा रहा है? आपस में भागीदारी के लिए, आपस में संधि समझौते के लिए, आपस में व्यापारिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, एक दूसरे के साथ जो व्यापारिक संबंध होंगे उसमें हम गलत रूप से टैक्स ना लगाएं उसके लिए, है ना, निवेश हो सके आसानी से उसके लिए। तो यहाँ पर यूरोपीय संघ की अगर हम बात करें तो पुराने सदस्य जो है वह आपको दिख रहे हैं, और ये जो ऑरेंज में दिख रहे हैं ये आपके न्यू हो गए, है ना। तो यहाँ पर ये यूरोपीय यूनियन, आपने मैप देख लिया, इसको पढ़े। इसके पहले मैं आपको 2023 में पूछा गया क्वेश्चन बता दूं। 2023 में एक क्वेश्चन आया कथन और कारण के रूप में। फर्स्ट कथन था, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने व्यापार और प्रौद्योगिकी जो परिषद है वह आरंभ की। अब देखो क्या पूछ लिया, लेटेस्ट पूछ लिया। आपको इसका इतिहास तो पता ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या किया, लेटेस्ट पूछ लिया कि व्यापार और प्रौद्योगिकी जो परिषद है वह शुरू की गई। और सेकंड इसमें कहा, देखो किस किस से शुरू की, तो पहले पक्षकार पूछ लिए,
सेकंड में पूछा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वह इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादन को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप वैसे भी समझेंगे ना, आधुनिक व्यवस्था में, विश्व व्यवस्था में इतना आसान नहीं है कि कोई एक देश या दो लोग मिलकर जो है वह सबको अपने नियंत्रण में लेकर आ जाए, है ना। तो यहां पर देखो कि प्रगति और भौतिक उत्पादन को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें सही है ना, कि कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। अब व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद क्या है उसको अभी हम पढ़ लेंगे। एक और क्वेश्चन देखो जो 23 में पूछा गया, यूरोपीय संघ का स्थिर, देखो दो क्वेश्चन आए, यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता, ठीक है, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, ऐसी संधि है जो यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। यूरोपीय संघ के देशों के लिए, सेकंड है, यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं का आपस में बांटना सुकर बनाएगी और यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकी को आपस में बांटना सुकर बनाएगी, ठीक है, इजी बनाएगी। तो यहां पर ये दो क्वेश्चन जो कि 2023 में आए। मेंस के क्वेश्चन भी बताऊंगी, पर उसके पहले अब हम चलते हैं यूरोपीय यूनियन को समझने का प्रयास जो है वह करते हैं, ठीक है। यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ, देखो यूरोपीय संघ, आइए इसका नोट्स ही बना लेते हैं, इंपॉर्टेंट तो सबका हम बना लेंगे, ठीक है। यूरोपीय संघ वैसे भी ज्यादा नहीं है, 4 पॉइंट है, 3 पढ़ना है। एक तो भारत और चीन का संबंध है। यूरोपीय संघ, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, कहानी कहां से शुरू होगी, जहां से खत्म हुई थी, है ना। हम देखेंगे कि जब यूएसएसआर का विघटन हुआ, अब इस विघटन के बाद यूरोप के सामने दो प्रश्न आए। यूरोप के सामने क्या हुआ, दो प्रश्न आए। यूरोप के सामने दो प्रश्न आ गए। कौन कौन से प्रश्न थे ये? एक प्रश्न तो ये था, देखो तरीका वही हो सकता है कि या तो आप पुरानी जो दुश्मनियां थी आप उसको जारी रखें, फिर से जिंदा करें। एक तो था कि जो पुरानी आपकी दुश्मनी थी, मतलब, या फिर दुश्मनियां मतलब बाकी जो और देशों के साथ, ठीक है, तो यहां पर या तो ये इसको निभा सकते थे या तो फिर ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो सकारात्मक व्यवस्थाएं हैं वो सकारात्मक योगदान दे सकते थे। ज्यादातर लोगों ने तो यही सोचा था कि चलो अब इस व्यवस्था का अगर खंडन हो चुका है तब हम क्या करेंगे, हम सकारात्मक योगदान की बात करेंगे। तो या तो अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा देखो एक और व्यवस्था की, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था, अगर विघटन हुआ तो जिन मान्यताओं पर आधारित था, लोगों ने उन मान्यताओं को नहीं माना तभी तो विघटन हुआ, तो उन मान्यताओं का भी खंडन हो चुका था जिन मान्यताओं पर आधारित था यूएसएसआर। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि पुरानी दुश्मनी को कोई जिंदा ना करना चाहेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय अगर हम संबंधों की बात करें तो यहां पर ये एक नई प्रवृत्ति, नए प्रावधान, नए तरीके के व्यापारिक और आर्थिक समझौतों के साथ एक आर्थिक योगदान, एक जो सकारात्मक योगदान है ये देना चाहते थे, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा देखो अगर हम 1945 के आसपास की बात करें, 1945, 39 से 44 के आसपास तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, ठीक है। 45 की अगर हम बात करेंगे तो 45 में जो ये 1991 की बात हो रही थी फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में 45 की बात हो रही है। तो यूरोप के जो देश थे ना, यूरोप के देशों के बीच बेसिकली मेल मिलाप और समझौते शुरू हो चुके थे, ठीक है। मेल मिलाप जो है वह शुरू होने लगा था। इसके पीछे रीजन था कि एक सुरक्षा जो है वह बनी रहेगी। तो 1945 के बाद से यूरोप के जो देश थे उसमें मेल मिलाप शुरू हो चुका था शीत युद्ध के दौरान। अब यहां पर हमें एक योजना पढ़नी है जिसे कि हम कहेंगे मार्शल योजना, ठीक है। चलो एक योजना हम पढ़ेंगे जिसे क्या कहेंगे, मार्शल योजना।
अब ये मार्शल योजना क्या थी? अच्छा ये बताओ, जब पूरा विश्व दो खेमों में बटा हुआ था तो सबसे पहले यूरोप बटा, और यूरोप का जो पश्चिमी भाग था, जो पश्चिमी हिस्सा था, ये अमेरिका से प्रभावित था। याद आया वो वाला मैप? और पूर्वी की बात करें अगर, तो ये जो है यूएसएसआर, रूस, सोवियत संघ, है ना, इससे प्रभावित था, साम्यवादी। तो पश्चिम के देशों के विकास के लिए जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, उनके आर्थिक पुनर्निर्माण, डेवलपमेंट के लिए एक मार्शल योजना किसने बनाई? अमेरिका ने बनाई। तो ये जो मार्शल योजना थी, इसके अंतर्गत यूरोप की व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया। अर्थव्यवस्था राइट टर्म है ना। यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी, यूरोप की अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया जाना था, ठीक है। और मार्शल योजना यही नीति थी अमेरिका की। तो ये बेसिकली यूरोप की अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने की जो योजना थी, अमेरिका नीति, इसी को क्या कहा गया? मार्शल योजना कहा गया। और इसी नीति के अंतर्गत 1948 में, इसी नीति के अंतर्गत 1948 में मार्शल योजना, ठीक है, मार्शल योजना के अंतर्गत 1948 में एक संघ बनाया गया, एक परिषद बनाई गई, यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन। यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन मतलब सहयोग के लिए संगठन। और क्या लिखा हुआ है आगे? आर्थिक लिखा है, मतलब अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो पश्चिमी यूरोप के देशों को इससे क्या मिली? एक आर्थिक मदद मिली। पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, 1948 में जो यूरोप आर्थिक सहयोग संगठन बना, इससे पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद मिली। अब देखो, ये तो 1948 में आर्थिक की बात हो गई। अब 1949 में, अब राजनीतिक सहयोग भी तो चाहिए था, केवल आर्थिक से क्या हो रहा था? तो 1949 में यूरोपीय परिषद बनाई गई। 1949 में क्या बनाई गई? यूरोपीय परिषद बनाई गई। और ये थी राजनीतिक सहयोग के लिए। किसके लिए थी ये? आपस में राजनीतिक सहयोग के लिए थी। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कि जब हम यूरोपीय संघ की बात करेंगे, लिख लो साइड में, मैं हुई हूं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो शुरू कहां से हुआ? कि यूरोप के सामने दो प्रश्न थे। अब आगे देखो, इसमें 3-4 पॉइंट्स हमें और पढ़ना है कि यूरोपीय संघ के जितने भी देश थे, उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी थी। जैसे कि अगर हम मुद्रा की बात करें, तो एक मुद्रा हमने अपना ली, यूरो, और उसी में सभी देश जो है वह व्यापार आपस में कर रहे हैं, है ना। तो डॉलर पे आपकी डिपेंडेंसी और बाकी सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं आपको डॉलर में ही करना है। सोचो अगर आज भी ऐसा रहे कि पूरा विश्व केवल डॉलर में व्यापार करे, और डॉलर किसकी मुद्रा है, ऐसे में उस पर्टिकुलर देश का एक आर्थिक वर्चस्व रहेगा? नहीं रहेगा। तो भारत क्या करता है, आप देखेंगे कि जैसे चाहे रशिया की बात करें या फिर और भी ऐसे देश हैं जिनके साथ अब रुपये में भी एक जो लेन देन है वो शुरू हो चुका है ना, काफ़ी सारे देशों के साथ। तो देखो, यूएसएसआर का विघटन हुआ, यूरोपीय संघ की स्थापना की हम बात करेंगे। यूएसएसआर का विघटन और बाद में यूरोपीय संघ की स्थापना। पुराने और नए मेंबर हमने देख लिए, पुराने मेंबर, ठीक है, और ये रहे आपके न्यू मेंबर। तो यूरोपीय संघ की अगर हम बात करेंगे तो देखो, इसकी स्थापना जब की गई, इतने इन सभी देशों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज थी? ये सभी जो देश है उनके बीच में आपस में कुछ तो सिमिलैरिटी होंगी, कुछ तो ऐसे सिद्धांत होंगे जो इन्होंने बिल्कुल समान अपनाए थे। तो इनके बीच में आखिर क्या क्या चीजें जो है वह समान थी? तो समान विदेश संबंध, समान विदेश संबंध, इनकी जो सुरक्षा नीति है वह भी समान, ठीक है, इनकी जो सुरक्षा नीति है वह भी समान, आंतरिक न्याय से जुड़े मामले,
आंतरिक मामले, न्याय से जुड़े मामले, और ये सभी जो है बेसिकली क्या थे, समान मुद्दे थे। तो कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे इनकी पद्धतियां थी जो सभी देशों में सेम थी, और वो क्या था, समान विदेशी संबंध थे। इनकी सुरक्षा नीति एक जैसी थी। सुरक्षा नीति के अलावा आंतरिक मामले और कई मुद्दे ऐसे थे। तो आर्थिक सहयोग से ज्यादा अब धीरे धीरे क्या था, ये शुरुआत में तो भले आर्थिक सहयोग को लेकर बड़ा हो, लेकिन धीरे धीरे ये राजनीतिक सहयोग अब ज्यादा हो चुका था। तो अब देखेंगे कि यूरोपीय यूनियन ने जो समझौते किए, अब वह आर्थिक सहयोग से ज्यादा क्या हो गए थे, राजनीतिक रूप ले लिया था। आर्थिक सहयोग से ज्यादा राजनीतिक जो रूप है वह ले लिया था, और इन सभी को मिलाकर एक विशाल राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई। विशाल राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई। इनका एक संविधान तो नहीं बन पाया कि पूरे जो देश है यूरोपीय यूनियन में सभी देशों का एक संविधान हो, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बन पाई, लेकिन इसके अलावा इन सभी का एक अपना झंडा, फ्लैग, ठीक है, एक ही फ्लैग जो सब यूज कर रहे हैं, एक अपना झंडा बना, एक अपना गान बना, जैसे कि हमारे यहाँ का जो एंथम है, स्थापना दिवस, और मुद्रा, जैसे कि यूरोप में यहाँ पे व्यापार किया जा रहा था। साझी विदेश नीति, सुरक्षा नीति हम पहले पढ़ चुके। और अगर हम 2016 की बात करें, देखो तो 2016 में यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोपीय यूनियन के जो सभी देश हैं, वह विश्व में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। पहली कौन? पहली अमेरिका, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के अगर हम दो देशों की बात करें, ब्रिटेन एंड फ्रांस, तो ये सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य भी है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की बात भारत भी कर रहा है ना? क्या दावेदारी है? इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं कि सुरक्षा परिषद में भारत की प्रबल दावेदारी अगर स्थायी सदस्य में है, एक परमानेंट मेंबर बन सकता है, तो किन आधारों पर है? ठीक है, तो ब्रिटेन और फ्रांस की बात करें तो सुरक्षा परिषद के ये स्थायी सदस्य थे। अगर हम सैनिक ताकत, अर्थव्यवस्था की बात हो गई। अगर हम यूरोपीय यूनियन के देशों की बात करें तो सैन्य ताकत के हिसाब से, मतलब जो इनके पास सेना, जो इनके पास औजार एंड हथियार थे, उसके हिसाब से हम देखें तो दूसरी सबसे बड़ी सेना, दूसरी सबसे बड़ी सेना थी। ठीक है, पहली अमेरिका के पास। ब्रिटेन और फ्रांस की बात करें तो इन दोनों के पास क्या थे? परमाणु हथियार भी थे। इन दोनों के पास क्या थे? परमाणु हथियार भी थे। तो देखो, अंतरराष्ट्रीय संगठन बतौर अगर हम यूरोपीय यूनियन, यूरोपियन संघ की बात करें तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से एक जो दबदबा है वह विश्व में यूरोपीय यूनियन जो देश है उनका बना रहा। ठीक है, अब जैसे सबकी सुरक्षा नीति या फिर विदेश नीति एक जैसी है, तो आप किसी एक देश के साथ ऐसा समझौता नहीं कर सकते कि जो इनकी सुरक्षा या विदेश नीति के खिलाफ चला जाए। तो यहाँ पर क्या था कि यूरोपीय यूनियन अगर सब साथ में देश आ गए तब इनकी जो नीतियां बनी, भले एक जैसा संविधान, ध्यान रखना एक जैसा संविधान नहीं बन पाया, और समय के साथ साथ क्या किया, कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने एक मुद्रा, यूरो में केवल व्यापार किया जाना, उससे भी क्या किया, वो पीछे हटे, है ना, कि ये भी बात ठीक नहीं है। आया समझ में? अब इसको आपका होमवर्क है बच्चों, करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना है। यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय संघ का जो भी करंट अफेयर आपको मिलता है, और यूरोपीय संघ और भारत, भले इसमें टॉपिक नहीं है पर आपको अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यही पढ़ना है कि यूरोपीय संघ और भारत, ठीक है, या फिर इसका कोई एक देश जिसके साथ अभी हाल ही में कोई समझौता हुआ हो, इंपॉर्टेंट हो, उन सभी का।
यूरोपीय संघ और भारत, ये सब आपको करंट टॉपिक्स तैयार करने हैं। तो आईआर जो है वह, जैसे आईआर की बात करो, साइंस ट्रैक की बात, ये नहीं दिख रहा, देखने के लिए नहीं रखा मैंने, पीडीएफ में देख लेना, ठीक है। जस्ट ऐसे कि आपको रिलायबल लगे कि हाँ ये वाला पैराग्राफ इसमें था, ठीक है। इस वजह से मैं समटाइम्स स्क्रीनशॉट रख लेती हूँ। बाकी देखो, यूरोपीय संघ की हमने बात की, क्या क्या इसमें था, यूपीएससी ने कौन कौन से सवाल पूछे, 2 सवाल। तो इसमें हमने 2023 में व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बात की, ठीक है, व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद, और यहाँ पर हमने स्थिरता और समृद्धि समझौता, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट की बात की। क्लियर? तो ये हो गया आपका यूरोपीय यूनियन। चलो आप क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर यूरोपीय यूनियन का क्वेश्चन इसमें क्या क्या है। यूरोपीय संघ को क्या चीजें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं? यूरोपीय संघ को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि एक प्रभावी और क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं आसियान के बारे में, कि धीरे धीरे ऐसा नहीं था कि केवल यूरोपीय यूनियन था। यूरोपीय यूनियन के अलावा अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की बात करें तो वो भी आपस में एक संगठन बना रहे थे, ठीक है। और यहां पर उनकी क्या नीतियां थी, भारत के क्या संबंध है, और आसियान ने किस किस तरह की और व्यवस्थाएं और नए समझौते किए, परिषद और बाकी सारी चीजें, उसकी बात करेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन देखो, आसियान विजन 2020 का मुख्य जो बातें हैं वह क्या है, मुख्य प्रावधान क्या है? आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ और उसके उद्देश्य बताइए, ठीक है। एंड बस यही दोनों, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो, आसियान वे या आसियान जो शैली है वह क्या है? खुले द्वार की नीति किसने अपनाई? खुले द्वार की नीति किसने अपनाई? आगे जब हम चाइना की बात करेंगे, चाइना की नीति है ये, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, ठीक है। तो यहां पर ये जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र है, आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व एशिया के जो राष्ट्र है, जो देश है, ठीक है। अब देखो इसमें 10 कंट्री, 10 देश, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनेई, ये इसके सदस्य देश हो गए। अब देखो इसकी जब स्थापना हुई थी, अगर हम 1967 से चले, 1967 में एक घोषणा हुई थी जिसे कि बैंकॉक घोषणा कहा जाता है। बैंकॉक किसकी राजधानी है? थाईलैंड की, है ना। तो बैंकॉक घोषणा था, बैंकॉक, जैसे कि अभी मान लीजिए हम G20 के बाद दिल्ली घोषणा पत्र आया, तो ये जो बैंकॉक घोषणा थी इससे स्थापना होती है बेसिकली। और शुरुआत में 5 देश थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो, अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो शुरुआत में इसमें, अब देखो बैंकॉक घोषणा थी तो थाईलैंड तो था ही था, ठीक है। तो थाईलैंड मतलब 5 देश पहले जुड़े हुए थे, इंडोनेशिया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो यहां पर देखो ये जो 5 देश थे, फिलीपींस भी शामिल है इसमें। तो ये देश ऐसे थे जो कि पहले 5 देश, ठीक है, पहले 5 देश ये थे जिसमें कि डबल रेड टिक है। उसके बाद फिर देखो, बाद में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ब्रुनेई एंड जो म्यांमार है वह इसके सदस्य देश बने। और इस तरह से आसियान मेंबर्स जो है उसकी कुल संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई, ठीक है। कितनी हो गई? 10 हो गई। आया समझ में? ये नहीं आया तो बैंकॉक घोषणा पत्र किससे जुड़ा हुआ है? थाईलैंड की राजधानी है, और ये जुड़ा हुआ है आसियान। बेसिकली देखो हुआ क्या था बच्चों, कि एशिया का जो ये हिस्सा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और शीत युद्ध की बात करें तो इसने एक बड़ी कीमत चुकाई थी। इसका आर्थिक और राजनीतिक एक जो विकास है, प्रक्रम कहे, रुक सा गया था। और जो आपस में एक संगठन, जैसे कि हम बाडुंग सम्मेलन की बात करते हैं, ठीक है, बाडुंग सम्मेलन की बात करते हैं, क्या हुआ था बाडुंग सम्मेलन में?
बार्डुंग सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे तो उसके माध्यम से जो ये एशियाई देश थे इन सब ने एक होने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत कारगर साबित नहीं हुआ, बहुत प्रभावी नहीं हुआ। तब जाके इन्होंने क्या किया, 67 में आसियान ग्रुप बनाया। तो शुरुआत में 5 सदस्य देश थे। क्लियर हुआ? तो इसलिए इन्होंने दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन बनाया। दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन। अब जो बातें हमने यूरोपीय यूनियन के बारे में जानी है, बस वैसी ही बातें हम इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, कि इसका उद्देश्य क्या था और कौन कौन से जो देश है वह इसमें शामिल थे। क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वह हम लिख लेते हैं। सिर्फ आसियान लिख दूं, समझ जाओगे? अब तो फुल फॉर्म याद ही कर लिया होगा। चलिए, तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट 1967 और बैंकॉक घोषणा। सब में करंट अफेयर, कहाँ किसका कौन सा सम्मेलन हुआ है, कौन सी नई संधि समझौता किस देश के साथ हुआ है, और हर एक इंडिया के इस कॉन्टेक्स्ट में कि भारत के साथ क्या संबंध है। ठीक है, सो यहां पर देखो 1967 बैंकॉक घोषणा पत्र जो है, यहां से इसकी शुरुआत होती है। और अगर क्वेश्चन आता है कि शुरू में ही 10 देश थे, गलत हो जाएगा। शुरू में कितने सदस्य देश थे? 5 देश थे। ठीक है, तो बेसिकली आसियान सदस्य देशों की अगर हम बात करें, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर, देखो सभी में यही उद्देश्य होगा कि या तो राजनीतिक होगा, आर्थिक होगा, सामाजिक सांस्कृतिक होगा। आर्थिक व्यापार से संबंधित और बाकी नीतियों से संबंधित। ठीक है, तो उद्देश्य में आपको यही लिखना है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास। आर्थिक और कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? सारे क्षेत्र तो आ गए। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास। इसके अलावा आपस में युद्ध ना हो। ठीक है, शांति जो है वह बनी रहे। क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को बढ़ाना। 5 देश ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया बाद में जुड़े। तो ये सभी देश आपस में मिलकर जिस तरह की शैली को अपना रहे थे, उस शैली को कहा जा रहा था आसियान शैली। ठीक है, उस शैली को क्या कहा जा रहा था? आसियान वे। आसियान वे, इन सभी देशों ने जिस तरह की शैली को कामकाज में अपनाया, उसे क्या कहा गया? आसियान शैली कहा गया। अब इससे जुड़े हुए कुछ समझौते हैं जो बाद में और होते गए। जैसे कि पहला समझौता जो है वह 2003 में हुआ, आसियान सुरक्षा समुदाय। अच्छा, 2003 में 3 स्तंभ बने थे। 2003 में पहले 3 स्तंभों की हम बात करते हैं, फिर और समझौतों की बात करेंगे। 3 स्तंभ पर लगभग सभी जो देश हैं वह एग्री थे। पहला था आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय। सेकंड कर लो, आसियान आर्थिक समुदाय, और तीसरा है इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, तो ये 3 स्तंभ ऐसे थे कि सभी देश जो है, आसियान कंट्रीज जो है, वह इसका पालन कर रहे थे। ठीक है, साथ ही इन देशों ने यह भी तय किया कि हम क्षेत्रीय विवादों को आपस में समझौते, बातचीत के द्वारा जो है वह हल कर ले। कभी भी तनाव इतना ना बढ़े कि सैन्य टकराव की नौबत आ जाए। तो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता तो ऐसे ही एस्टैब्लिश हो सकती है कि आपने क्या किया, एक ऐसा समझौता कर लिया कि क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक नहीं ले जाना है। इस तरह की लाइंस आपको अच्छे नंबर दिलाती हैं। ठीक है, क्षेत्रीय विवादों को सैन्य टकराव तक नहीं ले जाएं।
1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना होती है। 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान क्षेत्रीय जो मंच है इसकी स्थापना विभिन्न क्षेत्र जो है उनके बीच में संपर्क और एक स्थिरता के लिए। अब देखो एफटीए की बात करते हैं। एफटीए मींस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार समझौता। अब ये समझौता क्या था कि व्यापार जो है उस पर किसी भी तरीके से जो बंदिश या प्रतिबंध है वह ना लगाए जाए। देखो शुरुआत में इस पहल में अमेरिका व चीन नहीं थे, बाद में ये भी शामिल होगा। और बेसिकली निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र का विकास करना। निवेश, सेवाओं, है ना, याद रखना है कौन कौन से टर्म इसमें जुड़े हुए हैं। तो एफटीए मुक्त व्यापार किसमें? निवेश के मामले में, श्रम के मामले में और निवेश, श्रम और सेवाओं, इनके मामले में मुक्त व्यापार जो है वह अपनाना, ये इनका एक लक्ष्य था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, शुरुआत में हम देखेंगे तो शुरुआत में इंडिया ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है उसको नहीं अपनाया। बाद में समय के साथ नीतियों में कुछ सुधार किया और भारत ने भी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अपना लिया ताकि सभी आसियान देशों के साथ एक जो अच्छे संबंध है वह बन सके। ठीक है, क्लियर है। 2010 के आसपास हम देखेंगे भारत के द्वारा बाद में जो एफटीए है उस व्यवस्था को। अब आओ एफटीए से सीधा सा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपने सीधा एनसीईआरटी से पढ़ा। हाँ, ये हो सकता है कि जब क्वेश्चन पूछा जाए उसके पहले कोई और ऐसा कंट्री हो जो कि इसमें शामिल हो जाए, मे बी इट्स पॉसिबल, है ना। ये क्वेश्चन 2018 का है, ज्यादा पुराना नहीं है, 2018 का क्वेश्चन पूछा गया ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान और यूएसए। ठीक है, 2018 में पूछा गया कौन आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से हैं। तो आंसर है इसका 1, 3, 4 एंड 5। इसमें कनाडा और जो यूएसए, ठीक है, ये इसमें शामिल है। अब देखो तो मैं आसियान कंट्रीज की आपको पहले लिस्ट जो है मैं बता चुकी हूँ। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। और ये इनके एफटीए सदस्य ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और बाद में हम देखेंगे कि भारत भी जो है वह यहां से जुड़ गया। ठीक है, सो देखो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी आरसीईपी की अगर हम बात करेंगे, अच्छा ये इससे जुड़ा हुआ एक और दूसरा क्वेश्चन है, उसकी भी चर्चा मैं आगे करने वाली हूं। आओ इसको देख लो पहले। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, भारत निम्न में से किसका सदस्य? 2015 में पूछा गया। और ये एक ऐसा, हम नेचर की बात करें, एक ऐसा क्वेश्चन है जो यूपीएससी का बड़ा फेवरेट रहता है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन दे दिए, सीधा पूछ ले कि भारत किसका सदस्य नहीं है। 3 स्टेटमेंट है। फर्स्ट इसमें लिखा कि भारत किसका सदस्य है, ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एंड ईस्ट एशिया समिट। तो यहां पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सही उत्तर आपको बताना था किसका सदस्य है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, चलिए अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बता रही थी डिटेल, रीजनल कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये जो चर्चा में रहा, देखो क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक फैक्ट या फिर कोई एक परिषद या कोई इस तरह का एग्रीमेंट चर्चा में रहा, वहां से सीधा पूछे कि ये किससे संबंधित है। 2016 का क्वेश्चन है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद जो है वह चर्चाओं में आता है, ये देशों के उस समूह को क्या कहा जाएगा? G20, आसियान, एससीओ को लेकर इस बार क्वेश्चन आया 2023 मेंस में, आई थिंक। देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन का नेचर क्या था।
अगर एक बार भी आपने ठीक से एससीओ और सभी संगठन को ऐसे प्रिपेयर किया है कि क्या संगठन है, कब बना, क्या उसकी नीतियां थी, करंट अफेयर के साथ, और भारत का टॉपिक हमेशा लो। दो बातों को हमेशा याद रखो किसी भी संगठन को प्रिपेयर करते समय, कि एक तो आपको ये देखना है कि भारत का उसमें क्या पक्ष है, ठीक है। एक तो आपको क्या देखना है कि अगर हम चाहे एशियान की बात, एससीओ, सार्क या फिर G20, तो इसमें भारत का क्या संदर्भ है, भारत के कैसे संबंध है, और करंट अफेयर जो है वह क्या था, ठीक है। सो 2023 मेंस में एससीओ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पर आसियान जो है वह इसका, अगर हम बात करें तो ये इसका आंसर था, ठीक है। तो देखो RCEP जो है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, इसके माध्यम से आर्थिक वृद्धि, समान आर्थिक विकास, आर्थिक सहयोग और व्यापक एक तरह से इंटीग्रेशन जो है उसको बढ़ावा दिया गया था। इसका उद्देश्य था वस्तु और सेवा व्यापार, निवेश, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, बौद्धिक संपदा, विवाद समाधान, इन सब के लिए कार्य करना। औपचारिक रूप से शुरुआत की बात करें तो 2012 में हुई, और इसका उद्देश्य वही है कि FTA भागीदारी सदस्यों के बीच में व्यापार नियमों को उदार व सरल बनाया जाए। तो व्यापार नियमों को उदार व सरल बनाया जाए, लेकिन किसके बीच में, कि उन्हीं देशों के बीच में जो कि FTA के मेंबर है। तो आसियान और FTA के मेंबर्स कौन कौन है, ये देश है ना। तो इनके बीच में क्या करना कि जो व्यापार के नियम है वह उदार बनाया जाए। उदार इन सेंस, उदार या लिबरल किसे कहा जाता है, जैसे कि जब 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए तो उसका मतलब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था। तो उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि मान लो कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे 100+ हो सकता है ऐसे उद्योग रहे जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत हो, मतलब कठोर थे नियम, है ना। अब बिना लाइसेंस के आप उन चीज़ों का, उनका जो उद्योग है वह नहीं लगा सकते थे, उन कारखानों, उन व्यापार को नहीं कर सकते थे। बाद में सरकार ने इनकी संख्या कम कर दी, बहुत कम ऐसे उद्योग रहे, है ना, शायद 10-15 ऐसे उद्योग फिर रहे जिनके लिए, वर्तमान में कितने हैं आप बताइए, जिनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जिन व्यापार को करने के लिए, जिन उद्योगों को करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या किया कि नियमों को ढीला बना दिया, नियमों को ढीला कर दिया, है ना, उनको थोड़ा सा लिबरल कर दिया गया, केवल हम लकीर के फकीर ना बने। समटाइम्स क्या होता है कि जब हम नियमों का पालन कर रहे होते हैं ना, तब केवल नियम ही फॉलो हो रहे होते हैं, शायद हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे होते हैं। आप किसी संगठन को, किसी व्यवस्था को कुछ ऐसे नियमों में बांध दीजिए जो समय के साथ साथ उसकी उत्पादकता, उसकी जो प्रोडक्टिविटी उसको कम कर दे। तब आपको एक समय आता है कि उन नियमों से दूर होने की जरूरत होती है, थोड़ा सा लिबरल होने की जरूरत होती है कि नहीं, इतने बजे जो है, 9 बजे जो है वह ये पर्टिकुलर बैंक बंद हो जाएगा, या फिर इस पर्टिकुलर बैंक का ये समय अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि 1 आध मिनट के अंतर से किसी को बहुत ज़रूरी काम है, कोई मतलब जीने मरने का, मान लीजिए किसी के लिए प्रश्न हो गया पैसों से ही संबंधित, तब क्या हो कि उसकी व्यवस्था बैंक जो है वह कर दे। तो यहाँ पर नियमों को लेकर इतना सख्त ना हो, या टाइम बाउंड को लेकर इतना सख्त ना हो कि किसी का मेन काम रुक जाए, है ना। तो यहाँ पर क्या, थोड़ा सा नियमों से आगे जाके, अब जैसे कि मैं पॉलिटी में रिसेंटली आपको बताया, आई थिंक आर्टिकल 142 की हम बात कर रहे थे, जब हमने उसमें देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ऐसे पावर्स है, सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ऐसे पावर्स है कि वह नियमों के बियॉन्ड जाकर, न्याय के लिए, जस्टिस के लिए नियमों के आगे जाकर न्याय कर सकता है। बीच की जो प्रोसेस है, बीच की जो प्रक्रिया है, उन सब ये कि लेकिन ये पावर केवल किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। जैसे कि एक आई थिंक भोपाल गैस त्रासदी है ना, बट ये दूसरा मामला था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इन शक्तियों का यूज़ किया था, है ना। तो और लेटेस्ट आप देखेंगे कि एक मामला जो है वह आया था वेटिंग पीरियड का, जो कपल्स डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उनके मतलब बीच में एक 6-8 जो भी समय हो सकता है, 6-8 या फिर 1 ईयर का एक पीरियड होता है, वेटिंग पीरियड, कूलिंग पीरियड कहा जाता है। हो सकता है इसके बीच में किसी तरह का कोई समझौता हो जाए। तो यहाँ पर सरकार का पूरा प्रयास रहता है कि शादियाँ जो है वह बच जाए, है ना। इस बार यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा कि क्या हमारे यहाँ जो सामाजिक रूप से जो विवाह की संस्था है वो कमज़ोर हो रही है, इसका अस्तित्व खत्म हो रहा है। मतलब एक जो चीज़ आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, अब बता सकते हैं कि हाँ, लिव इन रिलेशनशिप की बात करें, ये कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, डिवोर्स रेट घट रहा है, और भी कई तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्यवस्था खत्म हो रही है, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है इसको। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि न्याय को किस तरीके से लिबरल किया, व्यवस्थाओं को, नियमों को लिबरल किया जाए ताकि आप न्याय, जस्टिस जो है उसको पा सके। और केवल इस सुप्रीम कोर्ट के पास राइट था कि वह वेटिंग पीरियड जो था डिवोर्स के लिए उसको कम करके सीधा जो डिवोर्स है वह दे सकती है, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है कि नियमों को थोड़ा सा क्या किया जाए, उदार बनाया जाए, है ना, कि केवल हम नियमों को ही फॉलो ना करते रहें। समटाइम्स हो सकता है आपके आसपास भी कुछ इस तरह के काम हो रहे होंगे, आप भी कुछ इस व्यवस्थाओं से गुजर चुके कि केवल नियमों की बात की जा रही है, इंसानों की बात कोई नहीं कर रहा।
तो नियम हमारे लिए है, ना कि हम नियमों के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें कि हम बात करेंगे चीन की। आओ पहले क्वेश्चन दिखाती हूँ। चीन अपने 2017 का क्वेश्चन है मुख्य परीक्षा का। चीन अपने आर्थिक संबंधों और सकारात्मक व्यापार अधिशेष को एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिए उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। आर्थिक संबंधों और सकारात्मक व्यापार जो अधिशेष है उसको क्या कर रहा है, एशिया में बेसिकली अपना जो वर्चस्व एक बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस कथन के प्रकाश में पड़ोसी के रूप में भारत पर इसके क्या प्रभाव है। अब देखो वही आ गया भारत चीन संबंध, या फिर चीन जिस तरह का एग्रेशन दिखाता है। अगर हम बाउंड्री डिस्प्यूट की बात करें तो खत्म होने का नाम नहीं लेते चाइना के साथ। तब ये सब क्या है, देखो हमने स्वतंत्र भारत के बाद जो राजनीति उसमें पढ़ा था कि शुरुआत में हिंदी चीनी भाई भाई से जो नारा शुरू हुआ, बाद में किस तरीके से 60 के बाद जो युद्ध हुआ उससे हिंदी चीनी बाय बाय तक आ गया मामला। और शुरुआत में नेहरू जी कहते थे कि नहीं ठीक है, ये भी आज़ाद हुआ है, हम भी आज़ाद हुए हैं। तो एक एम्पैथी वाला मामला चल रहा था कि चलो ठीक है, सपोर्ट करते हैं, अपने अपना विकास करते हैं। तो नेहरू जी कभी नहीं मानते थे कि जो चाइना है वह एग्रेशन दिखाएगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वह इस बात को आगाह करते थे कि कहीं ना कहीं चीन की जो पॉलिसीज और वह ज़रूर एग्रेशन दिखाएगा। और जब चीन से युद्ध हुआ, जब चीन ने, हम देखेंगे कि एक बार अक्साई चीन लद्दाख और एक बार जो अरुणाचल प्रदेश का वो इलाका जिसे नेफा के नाम से भी जाना जाता है उस पर जब आक्रमण किया, तब जाके सरकार की आलोचना इस आधार पर होती है कि आप उसकी मंशा नहीं समझ पा और आप उस बाउंड्री की रक्षा अर्धसैनिक बल से करा रहे हैं, जबकि आपको वहां पे ज्यादा सेना लगाना चाहिए था। अब देखेंगे जैसे कि चीन की अभी जो नीतियां हैं वो किस तरीके से वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव्स टाइप की जो चीज़ें हैं वह कैसे चीन का जो एक तरह से हम कहें कि जो उसका प्रभाव है वह बढ़ाने को या फिर भारत को परेशान करने के लिए नीतियां हैं। तो हमेशा आईआर के लिए क्या ज़रूरी है कि आप उस कॉन्सेप्ट, जैसे कि मान लीजिए आपने साल भर जो भी आपने आईआर पढ़ा हो, आपने मीन्स के लिए क्या किया कि आपने 10-20 ऐसे टॉपिक तैयार कर लिए। इतने देश तो है नहीं, और क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन कहाँ से आएगा जो हाल फिलहाल के संबंध और सारे समझौते चल रहे हो। तो सभी के बारे में, सभी देशों के साथ, स्पेशली हम अमेरिका की बात करें, यूरोपीय यूनियन की बात करेंगे, हाल ही में अगर हम आसियन कंट्रीज की बात करें या फिर G20 की बात करें, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट संगठन, इंपॉर्टेंट देश और पड़ोसी देशों के साथ, तो सबके साथ क्या क्या संबंध है, कहाँ कहाँ कब कब मेन प्रॉब्लम्स आए, उनके साथ आक्रमण जैसी स्थितियां हुई या पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध हुआ, तो उन सब के क्या परिणाम रहे हमारे इन संबंधों पर और बाद में सुधार कैसे हुआ। एक लंबे समय तक भारत और चीन के बीच में किसी भी तरह की राजनीतिक और बाकी वार्ताएं बंद रही। राजीव गांधी जी, हम देखेंगे कि वहां पर जाते हैं, एक उसके बाद चीजें सुचारू रूप से चलती हैं। लेकिन फिर आप देखेंगे कि वह एग्रेशन दिखाता है। आगे आगे भारत की जो बाउंड्री है, भारत की जो सीमा रेखा, उसमें आना, फिर चले जाना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्या परेशान करने वाली है। तो पड़ोसी देश के रूप में आखिर क्या प्रभाव है इसके सैनिक बढ़त का। आप देखो इसमें एक सीधा सा आप देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, अक्साई चीन वाला मामला। अक्साई चीन वह हिस्सा, लद्दाख का वह हिस्सा जिसमें चीन ये मानता है कि उस पे अधिकार चाइना का है। ये बॉर्डर डिस्प्यूट जानते हो कब शुरू हुआ? आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब हम ये मान चुके थे कि चाइना के साथ जो डिस्प्यूट है वह कॉलोनियल पीरियड में सुलझा जा चुका है। चाइना इस बात को तैयार नहीं था, उसका मानना था कि नहीं, पहले ये अंग्रेजों के पहले ये जो हिस्सा है वह हमारे अंडर में था। तो वो बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वह लगा रहा। आप बताइए कि चीन और भारत के बीच में किस तरह की, कौन सा आयोग बना था बाउंड्री डिस्प्यूट के लिए कॉलोनियल पीरियड में, है ना। तो यहाँ पर आप बताइए किस तरीके से, जैसे लेटेस्ट आप न्यूज़ में देखेंगे कि उस तरह के अक्साई चीन के इलाके पर रोड बना लेना, सैनिक बढ़त के लिए रोड बना लेना, है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि अगर रोड नहीं है, ऊंचा नीची पहाड़ियां हैं और इस तरह के इलाका है, तो अगर भारत की सेना को पहुंचना होगा, दूसरी तरफ चाइना रोड बना चुका है, किसकी सेना पहले पहुंचेगी। तो इस तरीके से डेवलपमेंट कर ले। जैसे रिसेंटली आप देखेंगे, शायद पिछले साल की न्यूज़ है कि वह ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बांध बना रहा है, और वो बांध बहुत बड़ा खतरा इसलिए भी बन जाता है क्योंकि अगर वो बांध टूटा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो वेग और उसका जो हम देखेंगे कि वाटर लेवल, सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा है। चाइना अगर उसको बांध रहा है और अगर वो बांध टूटा तो किस तरीके से फ्लड और बाकी चीज़ों से इंडिया परेशान हो सकता है। ये उसकी जो एग्जाम्पल्स करंट अफेयर के हैं वो सारे डालो।
ठीक है, आया समझ में? तो केवल ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे 4 पैराग्राफ बढ़ा दूं, आपके अंदर इतनी जिज्ञासा पैदा होना चाहिए कि मुझे और भी ये टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, चलो, तो ये था चाइना का। अब एक क्वेश्चन और, मैं G20 के कौन कौन से सदस्य देश हैं, G20 के कौन कौन से सदस्य देश है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, चलो आप इसमें क्वेश्चन देखते हैं। पहले चीन के बारे में क्वेश्चन देखें, क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से कैसे अलग है? ठीक है, किस तरह यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद अपनी परेशानियां सुलझाई, ये तो, और यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, यूरोपीय संघ का क्वेश्चन हो गया। चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्या क्षमता है? चीन और भारत, अच्छा, अगर आप जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, भारत, इन चारों के बारे में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, पाकिस्तान, अमेरिका, इंडिया एंड चाइना। तो देखो, चूंकि चाइना बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो अमेरिका सोचता है कि इंडिया इसका कॉम्पिटिटर है, इसलिए अमेरिका किसको सपोर्ट कर देगा? इंडिया को सपोर्ट कर देगा इस मामले में कि चलो कंपटीशन जो है वह इन दोनों में चलता रहे। ठीक है, बहुत आगे ना बढ़ पाए। अब चाइना को किससे डर है? इंडिया को, इसलिए वह क्या कर देता है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर देता है कि ये जो है वह इंडिया को परेशान करेगा। तो इस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वह आकार लेते रहते हैं अपना, जो एक हम कह सकते हैं कि कुछ सकारात्मक नीतियां अपनाते हैं, तो कुछ इस तरीके से टांग खींचने वाले। ठीक है, सो क्या, लेकिन अगर हम चीन और भारत की बात करें तो विश्व पटल पर दोनों एक तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश हैं, चीन और भारत, है ना। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, क्या इनके पास एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, दैट मीन्स अमेरिका का वर्चस्व, क्या क्षमता है? क्या आप इस कथन से सहमत हैं अपने तर्कों से? देखो बच्चों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसको भी करोगे। और इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। भारत और चाइना का हो गया, लेकिन इसको भी देख लो कि भारत और चीन के बीच विवाद के मामलों की पहचान करें। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस करंट अफेयर से अगर आप जोड़ लेंगे क्या क्या विवाद है और इसके लिए क्या सुझाव है। क्लियर? चलिए आप पढ़ लें कि चीनी अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ। तो आपको जो ये दीवार दिख रही है ना, तो ये जो दीवार है चीन की महान दीवार, ये जो दीवार है बच्चों, बेसिकली ये चाइना के विकास को दर्शाती है। आप अगर चाइनीज मूवी देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे, जैसे कि मिथ या फिर माइथोलॉजी टाइप की जैसे मूवीज दिखती हैं, तो उसमें ज़्यादातर आपको ड्रैगन जो है वह बड़ा शुभ माना जाता है, और ड्रैगन जो है वह बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो बढ़ता हुआ ये जो चीन की महान दीवार थी, बेसिकली ये दीवार चीन के प्रभुत्व से जोड़कर देखी जाती है। और देखो, शुरुआत की अगर हम बात करें तो जो हमारा पड़ोसी देश है, आर्थिक शक्ति के रूप में चीन का उदय पूरे विश्व में देखा जा रहा है। और अगले पन्ने पर, अच्छा ये वाला कार्टून बता रहा है, 1978 के बाद से इसे एक आर्थिक सफलता के रूप में हम देखेंगे, एक महाशक्ति के रूप में उभरने में मदद मिली 1978 के बाद से। ठीक है, कब के बाद से? 1978 के बाद से, जो 80 का दशक था उसके अगर हम अंत की बात करें तो तब चीन की आर्थिक जो सफलता है वह इतनी हुई। बेसिकली देखो, इसके पीछे रीजन था कि हम देखेंगे कि शुरुआत में चीन के पास इतनी विदेशी मुद्रा नहीं थी कि वह विनिमय जो आयात है वह कर सके, इंपोर्ट कर सके चीजों का। तब इसने क्या किया, तब इसने खुद अपने यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग है वह शुरू कर दिया, और बहुत जल्द इसका जो मैन्युफैक्चरिंग एक हब बन गया। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करने वाला देश है उसमें से एक चाइना है। ठीक है, मतलब चाइना की नीति ऐसी रहती है कि अगर इंडिया में बाइकआउट चाइना, और ये हम ये कह सकते हैं कि चाइना की एक ये बिजनेस पॉलिसी आप कह लो कि किस तरीके से वह चीज़ों को समझता है कि अगर इंडिया में बाइकआउट चाइना जो है वह ट्रेंड चल गया, या उसकी टी शर्ट पहनने का ट्रेंड चल गया, तब वो टी शर्ट्स भी चाइना से छप के आ रही है, बाइकआउट चाइना। अब देखो, बाइकआउट चाइना चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है कि वो, तब भी हम व्यापार चीन का ही बढ़ा रहे हैं, तब भी हम विकास जो है वह चीन का ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि चीन जो है बेसिकली वह इस तरह से अपनी एक आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ता गया। बहुत जल्दी जो उसकी कमजोरियां थी उसने उन कमजोरियों को अपनी शक्ति में बदल दिया। और देखो, चीन एक ऐसा देश जो शुरुआत में यूएसएसआर के प्रभाव में था, लेकिन
अब देखो यूएसएसआर का जब विघटन हुआ तो आपने शॉक थेरेपी सुना था। शॉक थेरेपी मतलब क्या था? आईएमएफ ने क्या कहा था, या विश्व व्यापार संगठन जैसी व्यवस्थाओं ने क्या कहा था कि इसे, वर्ल्ड बैंक ने भी, है ना, कि आघात देकर और इसका उपचार करना। तो शॉक थेरेपी में क्या था कि अपने यहाँ की जो समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था थी उसको एकदम से पूंजीवादी में तब्दील कर दिया गया, और इस तरीके से पूरा यूरोपीय जो यूएसएसआर था उसका ढांचा बिगड़ गया। एक तरफ से चारों तरफ जो बर्बादी सी थी वो छा गई, है ना। तो ये शॉक थेरेपी। अब चाइना में भी देखो, चाइना भी इस शॉक थेरेपी से गुजरा, लेकिन चाइना के साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि जहाँ सभी देशों ने एकदम हड़बड़ाहट में जो है वह चेंजेस ला दिए, वहीं चाइना ने क्या किया, इस शॉक थेरेपी को बड़े ही चरणबद्ध रूप से लागू करा। और ये कैसे करा कि पहले उसने खेतों का निजीकरण किया, उद्योगों को विकास दिया, सरकारी संरक्षण के उद्योग, ये सारी चीज़ें चल रही थी। यूएसएसआर में जो प्रॉब्लम हुई वो सारी प्रॉब्लम चाइना में भी थी, लेकिन शॉक थेरेपी का इस्तेमाल चीन ने बड़े समझदारी से किया, क्रमबद्ध रूप से किया, और इस तरीके से चीन का जो है वह विकास होता रहा। बाकी देशों की अगर हम तुलना करें तो चीन का विकास बड़ी तेजी से हुआ। ठीक है, क्लियर है। तो वर्तमान में चीन कहाँ है? वर्तमान में अगर हम चीन की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वर्तमान में ये कहाँ है, क्या इसकी जीडीपी है? अगर हम आईएमएफ के कुछ आंकड़े देखते हैं तब आप उसमें देखेंगे कि किस तरीके से 2022 के आसपास, देखो ये मैं एक्यूरेट आंकड़े नहीं बता रही आपको, है ना, कुछ आंकड़े जो मुझे भी, चाहे हम द हिंदू के आर्टिकल्स की बात करें या फिर हम चाइनीज कुछ के जो आर्टिकल्स जो कि इंग्लिश में है उसकी बात करें, तो 2022 पे इसकी जो जीडीपी थी, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करें लगभग 2.99% के आसपास थी। और अगर हम 2023 की बात करें तो इसके अनुसार जो आईएमएफ ने एक्सपेक्टेड की है कि 2023 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वह लगभग 5% के आसपास रहेगी चाइना की। तो यहाँ पर ये ग्रोथ रेट भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हम देखेंगे बच्चों कि चीन के द्वारा जिस तरह की नीति अपनाई गई उसे क्या कहा गया, खुले द्वार की नीति। और इस पे 1972 के बाद से ही खुले द्वार की नीति, 1972 के बाद से ही क्या किया था, अमेरिका के साथ राजनीतिक और आर्थिक जो संबंध पे बनाने शुरू कर दिए गए थे। यूएसएसआर का विघटन तो बहुत बाद में हुआ 1991 में, 1972 से ही ये जो व्यवस्था है वह चाइना ने शुरू कर दी थी, है ना। 82 के आसपास खेती का निजीकरण, 1998 के पास उद्योगों का निजीकरण जो है वह इसने किया। ठीक है, और व्यापार के जो अवरोध थे वो ऐसा नहीं था कि एकदम सब हटा दिए। जो व्यापार के अवरोध थे उसको पहले केवल स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन बनते थे, जो विशेष आर्थिक क्षेत्र बनते थे, उसके लिए पहले जो है वह खत्म किया है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखो आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि व्यापार के लिए नए कानून और चाइना का जिस तरह से विकास हो रहा था इसने नई नई नीतियां अपना ली थी, और अब पूरे विश्व में एक आकर्षक स्थल एफडीआई का बनने लगा कि जो लोग निवेश कर रहे थे वो चाइना में निवेश करने लगे। ऐसे में उसकी व्यवस्था और बढ़ गई। लेकिन फिर भी इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसका डेवलप, देखो आर्थिक विकास होना अलग बात है, लेकिन सभी लोगों तक इसका विकास पहुंचना दूसरी बात है। जो हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं, 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग थे जिन्हें रोजगार चाहिए था, मतलब बेरोजगार थे। अगर हम महिलाओं की बात करें तो वुमेन्स की जो कंडीशन थी वह चाइना में कुछ ऐसी थी 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, जो कि 18 और 19वीं सदी में यूरोप की थी। और यूरोप का, जैसे कि जब आप यूरोप का मध्यकाल भी पढ़ते हो तो आप देखते बहुत डार्क था, उतना डार्क इंडिया का नहीं था। तो यहाँ पर क्या है कि महिलाओं की जो स्थिति थी चीन में, तो चीन ने विकास तो किया लेकिन सभी लोगों का विकास नहीं हुआ। एक आर्थिक जो खाई है वह बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, और इसके अलावा महिलाओं की बात करेंगे तो यूरोप जितने हालात उनके खराब थे, पर्यावरण को जो है वह देखा बिल्कुल भी उसकी परवाह नहीं की गई, बहुत गलत तरीके से डेवलपमेंट हुआ, भ्रष्टाचार बहुत तरीके से बढ़ा। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी बातें थी जो चाइना के संबंध में थी। अब देखो चीन और भारत के अगर हम कुछ संबंधों की बात करें, इसमें बेसिकली कुछ बेसिक मैं आपको बता देती हूँ, अदरवाइज आपको सारा कुछ इसमें करंट अफेयर का ही पढ़ना है, करंट अफेयर्स का ही आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखो शुरुआत अगर हम देखें, आपको शुरुआत जरूरी रहती है। शुरुआत क्या है कि अगर हम पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय की बात करें, जैसे हम ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड की ही बात करें,
या फिर जो पश्चिम के ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने उपनिवेश बनाने शुरू किए थे, दूसरे देशों को गुलाम एक तरह से बनाना शुरू किया था। तो पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय के पहले क्या था कि एशिया की महाशक्ति में दो नाम गिने जा रहे थे, भारत और चीन। लेकिन चीन का अपने आसपास के इलाकों पर काफी प्रभाव था और कुछ छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर कुछ नजराना देकर रहते थे। चीनी राजवंशों की बात करें तो चाहे मंगोलिया हो, कोरिया हो, हिंद, चीन, कुछ इलाके तिब्बत इसकी अधीनता मानते रहे। भारत के अनेक राजवंश और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा। भारत हो या चीन, इसका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, है ना। तो आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जो प्रभाव है वह था, पर ज्यादातर ये अपने प्रभाव क्षेत्र के मामले में कभी नहीं टकराए थे कि हमारा कोई चाइना से बहुत बड़ा युद्ध हो गया या फिर ऐसा कुछ युद्ध, है ना, ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, ये आपने देखा कि जैसे चाहे मंगोल की बात करें या फिर कुछ आक्रमणकारी आए हुए थे, वो बात की बात। तो यहां पर क्या है कि ये बहुत स्ट्रांग रूप से टकराए नहीं थे धार्मिक सांस्कृतिक पक्ष के तौर पे, और इस कारण दोनों के बीच में एक राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध कैसा था, सीमित ही था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि इसका परिणाम पहले यह था कि दोनों को अच्छी तरह से नहीं जान पाए और बस यही गलती तो हमसे भी हो गई थी, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में टकराए और इस तरह के अलग अलग इनके हित हुए, तब एक विदेश नीति और इस तरह की चीजें बनाना बड़ा ही मुश्किल काम हो गया। अब लेकिन देखो 1950 के आसपास जब हम देखेंगे कि चीन की जो नीतियां थी अब वह किस तरीके से बदलने लगी थी, और जैसे कि हमने देखा कि तिब्बत पर जब अपना कब्जा किया तो भारत और चीन के बीच में, ठीक है, भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में तिब्बत था। आपने धार्मिक गुरु दलाई लामा का नाम सुना होगा। जब दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी थी तब उनको शरण दी गई थी, है ना, और उनके साथ कई अनुयायी जो है वह आए हुए थे, और इससे चीन ने एक तरह से क्या माना था कि भारत जो है वह उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है या फिर उसके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। यहाँ से जो कड़वाहट है बेसिकली वह शुरू हो चुकी थी, ठीक है। 1962 की अगर हम बात करें तो जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र, मतलब लद्दाख का वो इलाका जिसे चीन अपना क्षेत्र या फिर अपना कब्जा मानता था, ये पहले उसका इलाका था, तो वहां पर जो है वह युद्ध छिड़ा। और इस युद्ध के बाद हम देखेंगे कि 1976 तक भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच सभी कूटनीतिक संबंध बंद थे। 76 के बाद से हम देखेंगे शुरू हुए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा, बाकी हम देखेंगे किस तरीके से। अब देखो चाइना जो है वह क्या कर रहा है कि अपना प्रभाव बता रहा है, और भारत पर उसका क्या प्रभाव है, ये सारा करंट अफेयर का मुद्दा है, और 2017 में यहाँ से क्वेश्चन भी है, पूछा गया था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि बेसिक को करंट से कनेक्ट करना है, आप कितने बढ़िया तरीके से आंसर जो है वह लिख सकते थे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने सत्ता के समकालीन केंद्र की बात की। नेक्स्ट हम देखेंगे समकालीन दक्षिण एशिया, ठीक है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया की हम बात करेंगे, और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यूपीएससी ने, कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको मैं बता दूं। वैसे आज भी बताए, बस हाँ इसमें आपका थोड़ा सा जो एफर्ट है वह ज़्यादा रहेगा कि आप कुछ वेबसाइट्स जो है वह सर्च करो, वहाँ से निकालो क्या क्या आप इसमें लिख सकते हो। क्लियर। तो सत्ता के समकालीन केंद्र, और यहाँ पर हमने शीत युद्ध और पूर्वोन्मुखी जो नीति है वहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आप कुछ फॉर्मेटिंग में हेल्प मिले। आज हमने बात की यूरोपीय संघ की, आसियान की, चीनी अर्थव्यवस्था और भारत और चीन के संबंध, सभी में आपको करंट अफेयर करना है। यूरोपीय संघ की हमने बात की कि कौन कौन से देश से हैं, इनके समान विदेश संबंध, आंतरिक और सुरक्षा संबंधी संबंध थे। दक्षिण एशियाई हमने देशों की बात करी, ठीक है। आसियान संगठन की हमने बात की, कौन कौन से देश थे, शुरुआत कहाँ से होती है, बैंकॉक घोषणा से होती है, क्या इसका उद्देश्य था, कौन से इसके स्तंभ थे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की, और यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जो क्वेश्चन है वह पूछा गया। बाद में हमने चीनी अर्थव्यवस्था के उदय की बात की, और इस तरह से आपका आज की क्लास खत्म हो गया। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आपको रिवीजन करना है और बहुत सारा होमवर्क भी है आपके साथ स्टूडेंट्स, कि अब आपको सारा जो भी करंट अफेयर है उस सभी करंट अफेयर को आपको छांटना है और उसको लिखने की कोशिश करना है, तभी आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए बढ़िया तरीके से प्रिपेयर खुद को कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।